बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आपको भी भारत के 90% लोगों की तरह सिर्फ इतना ही पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे, तो ये एक बड़ी गलती है। हाँ, आपकी नहीं है, पर भूल हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले हमारे भारत की स्थिति कैसी थी और उनके जन्म के बाद की एक डिटेल्ड कहानी। पूरी क्लास ने अपनी अपनी असाइनमेंट 2 मंथ पहले जमा कर दिए। तुम तीनों को मिलाकर एक असाइनमेंट दिए थे शिवाजी। सर छत्रपति शिवाजी महाराज सर। जी अभिषेक, छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हें नहीं बचाने वाले। एग्जाम में पर्चियाँ ले जाकर कितना भी नंबर ले आओ, तुम लोग को बीए ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम तो असाइनमेंट का नंबर 0 बैठा दिए हैं। सर प्लीज सर घर पे छोटे बच्चे हैं सर, घर पे माँ बाबू जी की तबीयत खराब रहती है सर, मनाली की टूर पैकेज फ्री ले लेना सर। सर पूरे परिवार के लिए फ्री ले लेना सर। शांत रहो। शुरू करो, 10 मिनट है तुम्हारे पास। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था। पर आज हमारे कहानी की शुरुआत 1296 से होती है, जब अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ से साउथ में आता है महाराष्ट्र में। यादवों के राज्य देवगिरी पर हमला करता है। यहाँ पर देवगिरी आज का दौलताबाद है और दक्कन इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मंदिरें तोड़ी जाती है, मुगल्स आ जाते हैं और स्लोली मेनी रूलर्स स्टार्टेड लूजिंग देयर एम्पायर। अब सिर्फ 2 ही एम्पायर बचे हैं, एक विजयनगर एम्पायर और मुगल्स। 16वीं सेंचुरी के आते अब 5 अलग राज्य बन चुके हैं। साउथ में अब 3 सल्तनत। फर्स्ट निजाम शाही, आज का कर्नाटका। दूसरा आदिल शाही, जो कि महाराष्ट्र है। थर्ड कुतुब शाही, जो कि तेलंगाना। अभी नॉर्थ में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश मुगल्स के कब्जे में है और नीचे ये विजयनगर साम्राज्य। कभी आप गए तो विजिट करिएगा महाराष्ट्र के कुसूर में एक बहुत ही मनमोहक शिवनेरी किला है, जहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उस वक्त तक मराठास का कोई राज्य नहीं है। इनफैक्ट शिवाजी के दादाजी भी अभी निजाम शाही में जनरल थे और उनके पिताजी भी शाजी राजे भोसले अभी निजाम शाही में है। सेम एज बाकी के मराठीज भी अलग अलग सल्तनत की आर्मी में हैं। और जो भोसले हैं वो आमतौर पर हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कोई मिलिट्री जनरल है, कोई मिलिट्री सोल्जर है, कोई मिलिट्री फुट जनरल है। अब निजाम शाही पर एक बुरी अटैक होती है। साउथ से बीजापुर के आदिल शाही और नॉर्थ से मुगल्स अटैक करते हैं। निजाम शाही बहुत कमजोर हो चुकी है। अगले 6 साल 1636 तक सिर्फ शाहजी राजे भोसले की वजह से निजाम शाही टिक पाता है। आदिल शाही साउथ से निजाम शाही को एक्वायर करता है, आधी निजाम शाही को, और नॉर्थ से मुगल्स आधी निजाम शाही को एक्वायर कर लेते हैं। और शाहजी राजे बेंगलोर के जहांगीर बनाकर भेज दिए जाते हैं। तब बेंगलोर आज जितना विकसित नहीं था, एक छोटा सा गाँव था बस। तो शिवाजी अभी 6 साल के हैं और अपनी माँ जीजाबाई भोसले के साथ शिवनेरी में रह रहे हैं। जीजाबाई उनकी फर्स्ट मेंटोर बनती है, वही उनको धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताती है। आज के दिन सभी बच्चों के लिए जरूरी रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का ज्ञान देती हैं। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी सारी विद्या सिखाती हैं। और वो भी ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी जिंदगी की सबसे कठोर वक्त से गुजर रही थी। अर्लियर इन लाइफ शी गेव बर्थ 6 daughters and 2 sons। वो भी सैडली अपने शुरुआती दिनों में ही गुजर जाते हैं। ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। उनके हस्बैंड कभी निजाम शाही के लिए काम करते हैं, कभी आदिल शाही, कभी मुगल्स के लिए, और उनके पिता लखू जी यादव राव भी अभी निजाम शाही के में हैं। एक दिन निजाम शाही को डाउट हुआ कि वो मुगल्स से मिल जाएंगे और उसने भरे दरबार में सबके सामने लखू जी यादव का कत्ल कर दिया। जीजाबाई के भाइयों का भी कत्ल कर दिया। उस दौरान जजमेंट सिस्टम भी खराब हो जाती है। विलेज लेवल पर पाटिल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देशमुख हुआ करते थे। पाटिल लोग किसानों से 50 की जगह 90 लिया करते थे और देशमुख के साथ बांट लेते। टैक्स न भर पाने पर पाटिल उनके परिवार के साथ कुछ भी कर लेता।
खुली छूट। एक आम इंसान कंप्लेन भी किसको करेगा जब पाटिल का काम कंप्लेन लेने का है और देशमुख का काम न्याय देने का। अन्याय इज फुल्ली accomplished. No freedom was in बीजापुर during 6040s, जब शिवाजी 10 साल के थे। उस वक्त निजाम शाही ने 3 नए नियम निकाले। पहला कि कोई भी हिंदू एक पोजीशन से या एक लेवल से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ कुछ गलत करता है तो वो मुसलमान भी शासन नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदूज आर काफिर फॉर देम। तीसरा कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं कर सकता। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, नथिंग। यस, यू गाइज आर राइट। पहले जिंदा रहने पर भी रिस्ट्रिक्शन थे और ऐसे वक्त में शिवाजी महाराज बड़े होते हैं। जब शिवाजी 12 साल के थे तब उनकी माँ जीजाबाई उनको पुणे लेकर आती हैं इन बेंगलुरु। देन इट वाज ए लिटिल कस्बा। तब ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। हर मिनिस्टर या ऑफिसर्स के सील बैच होते थे जिस पर पर्शियन में उसके औहदे और सल्तनत के नाम होते थे। उनके पिता साजी राजे भोसले के पास भी और उनके नाना जी के पास भी वही सेम पर्शियन बैच ही थी। मतलब कि हम भारतीय सदियों से अपने भाषा से दूर जा रहे थे। तब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के जहांगीर के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके लिए संस्कृत में सील बैच बनाई और उसका ही इस्तेमाल करवाया। एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट डिपार्चर फ्रॉम द रूलिंग सल्तनत। मैं अपने मातृभाषा का ही इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। एक दिन उनके पास एक शिकायत आती है कि एक पाटिल ने एक महिला के साथ शारीरिक अत्याचार किया है। शिवाजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो बात बिल्कुल सच निकलती है। शिवाजी उनके हाथ पैर तुड़वा देते हैं। जब तक वो 18 साल के होते हैं तब तक 4 किले हथिया लेते हैं, वो भी अपने किसान दोस्तों के साथ। राजगढ़ किला उन्हीं में से एक होता है और यह एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इस किले की अहमियत बहुत ज्यादा है। आज भी लोग यहाँ ट्रैकिंग कर घूमने आते हैं। सी लेवल से 4,500 फीट पर है। इस फोर्ट में 3 लेवल की टेरिस है। दूर दूर तक निगरानी रखने में बहुत आसानी होती है। यहाँ से नज़ारे भी नेक्स्ट लेवल की है। इस किले को हथियाने से आदिल शाह की नजर शिवाजी पर आ जाती है। इस बात की कंप्लेंट वो शिवाजी के पिताजी को करते हैं। साथ ही शिवाजी को मारने फतेह खान की कमांड में कुछ सेना भेज देते हैं और शिवाजी कुछ ही लोगों के साथ मिलकर उन्हें हरा देते हैं। कैसे हरा देते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से उनके विजन स्वराज की शुरुआत होती है। लोग उनसे जुड़ने लगते हैं कि आखिर कोई तो अंधेरे में दीप जला रहा है। दीप नहीं, साक्षात सूरज। वो और उनकी सेना विद रैपिड अटेंशन। अब शिवाजी 26 साल के हो चुके हैं और उन्होंने एक इम्पॉसिबल टेरिटरी टू कैप्चर जिसे जावली नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक तो वो माउंटेन्स और वैलीज से घिरा हुआ है और दूसरा वो एक बीजापुर के पावरफुल सरदार के कंट्रोल में, चंद्रराव मौर्य। और शिवाजी उनको भी हरा कर जावली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब आदिल शाही को यह समझ आ जाता है कि यह एक ओपनली बगावत है और वो अफजल खान को 30,000 सैनिकों के साथ भेजते हैं शिवाजी को खत्म करने को। अफजल खान बीजापुर का सरदार है, कद में बड़ा, फिजिकली भी पावरफुल, एक अफगानी है। और उसे ही यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि वो इस एरिया का कभी गवर्नर था और वो यहाँ से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। शिवाजी के पास है 200 की सेना और अफजल खान के पास 30,000। अब फेस टू फेस लड़ना तो सुसाइड होगा, इसीलिए इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया। किले से बाहर 200 लोग लेकर निकलूंगा, 2-3 हजार मारूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, अगेन एंड अगेन। इसमें आपको अपने सराउंडिंग की स्टडी करनी पड़ती है, कितने अलग अलग रास्ते हैं, किन परिस्थितियों में किस तरह से मूवमेंट करना है और खासकर दुश्मनों को कैसे कंफ्यूज करना है। बहुत ही साइकोलॉजिकल और सेल्फ स्किल बेस्ड टेक्निक है ये। दे यूज टू हाइड इन फॉरेस्ट और दुश्मनों को एक सरप्राइज अटैक दिया करते थे दिन रात। कभी भी दुश्मनों की एक टुकड़ी जंगल में इंटर की और दूसरी तरफ से निकले ही नहीं, बीच में ही खत्म। फिर दूसरी टुकड़ी आई, वो भी खत्म, बॉडी ही गायब। ये है गुरिल्ला वारफेयर। शुरू से उनकी यही स्ट्रेटजी रही और यहीं से उनके स्मार्टनेस का भी पता चलता है। एनिमी ज़्यादा है, हम लोग कम है। अगर क्रांति लानी है उसके लिए जिंदा तो रहना होगा। प्लान चेंज। आज भी दुनिया भर की जो मिलिट्री है वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल मुख्य रूप से करती है। हाँ, अब अफजल खान पे वापस आओ। तो इसी तरह अफजल खान की सेना धीरे धीरे कम हो जाती है, पर फिर भी
10-12 हजार सेना तो हैं ही। शिवाजी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अफजल खान को लिखना शुरू किया कि आप इतने बड़े पराक्रमी हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। यू हैव अ बिग रेपुटेशन। मैं आपसे कैसे लड़ पाऊंगा? आप तो मेरे पिता एक कलीग है। मैं तो आपके सामने टिक भी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मुझे मार देंगे। शिवाजी ने उनको पत्र लिखा कि मैं प्रतापगढ़ में हूँ। प्रतापगढ़ फोर्ट को स्पेसिफिकली शिवाजी ने बनवाया था। आप वहाँ आए, आपको बिल्कुल भी टॉप पे आने की जरूरत नहीं है। मैं बीच में सामाना का अरेंज करवा दूंगा। वी विल मीट देयर पीसफुली, और मैं आपको सब कुछ सरेंडर भी कर दूंगा। टू बी क्लियर, आदिल शाह सेंड अफजल खान टू किल शिवाजी, और शिवाजी को भी ये अच्छी तरह से पता था। अब अफजल खान प्रतापगढ़ फोर्ट पहुंच चुका है, सामियाना भेंट हो चुकी है, और जैसा कि अफजल खान की नीयत थी, अफजल खान शिवाजी से गले मिलते ही अफजल खान अपना खंजर साइड से निकालता है और शिवाजी के पीठ पर वार करने लगता है। एक बार उनके सिर के पास भी लगती है, खून आने लगते हैं, और ये सब लेकिन शिवाजी को पहले से पता था। उसने पहले भी सेम चीज़ एक राजा के साथ किया था, इसलिए उन्होंने अंदर आर्मर पहन ली थी और एक टाइगर क्लॉ को छिपा रखा था। फिर उन्होंने अपना बाघ नक्कल बाहर निकाला और उनकी इंटेस्टाइन फाड़कर बाहर निकाल देते हैं, और अफजल खान मारा जाता है। किले में शंख बज जाता है। बाहर जो भी अफजल खान की सेना थी वो पैनिक हो जाती है, भागने लगते हैं, और छिपे हुए सारे मराठी बाहर निकलकर उनकी सेना पर टूट पड़ते हैं। और इस तरह से अफजल खान यानी आदिल शाही की एक बहुत ही बड़ी हार होती है। अब और भी ज्यादा मराठी बाकी सल्तनत को छोड़ के इनको ज्वाइन करते हैं कि कोई धर्म के लिए खुद से लड़ रहा है और एक स्वराज की स्थापना कर रहा है। अब ये 1659 में हुआ था, और औरंगजेब मुगल्स का बादशाह 1658 में बनता है। औरंगजेब एक बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री जनरल भी था, और अभी वो भारत में सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार है। औरंगजेब एक बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री जनरल है और भारत में सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार इंसान है। उसने तख्त को जीतने के लिए अपने सगे भाइयों को मारा है। वो कई जंग जीतते हैं और उनसे सब डरते हैं, एक्सेप्ट आवर शिवाजी महाराज। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि औरंगजेब दक्खन को जीतना चाहता है, और इधर शिवाजी महाराज की ओर 20-30 हज़ार हिंदू मराठास इनको ज्वाइन करते हैं। और इधर सल्तनत की बात करें तो निज़ाम शाही तो कमज़ोर ख़त्म हो ही चुका है। उसके बाद अफजल खान के बाद आदिल शाही भी अब लगभग ख़त्म होने पर है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एवरीथिंग। अब दक्खन में यह चेंज औरंगजेब नोटिस कर रहा है। औरंगजेब इज वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ हिज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और उसकी साफ इंटेंशन है कि एक पूरा नॉन हिंदू मुगल साम्राज्य बनाया जाए। जल्दी वो रियलाइज़ कर लेता है कि वो शिवाजी का दुश्मन है, और वो शाइस्ता खान को पूरे 1 लाख सोल्जर के साथ पुणे भेजता है शिवाजी को ख़त्म करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी। शिवाजी के पास उतनी बड़ी सक्षम आर्मी नहीं थी। शाइस्ता खान के पास घोड़े थे, डिफरेंट कैपेबल वेपन्स थे, और तब वे लोग जंग के दौरान एलिफेंट्स को ओपियम देकर एक काइंड ऑफ ड्रग दिया करते थे, और स्पाइक बॉल्स उनके ट्रंक पर लपेट देते थे और एनिमी पर छोड़ दिया करते थे। घर दीवार फौज सब तबाह कर देते थे। तो शाइस्ता खान ने महाराष्ट्र पर हमला किया, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट विलेजर्स को मारा, सैकड़ों गांव को आग लगा दिया। उसने पुणे पर हमला करके लाल महल को कब्जा कर लिया, जिस लाल महल में शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। अब वहां शाइस्ता खान रह रहा था। 3 साल तक उसने महाराष्ट्र में मास डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया। औरतों बच्चों के साथ जो टॉर्चर किया वो हैवानियत से भी बड़ा था। असली गेम तो अब शुरू होता है। आगे हम जानेंगे कैसे शाइस्ता खान की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो शिवाजी से डरकर भाग जाता है, और शिवाजी भी आगरा में औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिए जाते हैं। ये सब हम अगले पार्ट में जानेंगे। जय श्री राम। एगो डायलॉग मारा है, ठीक है, ये काट के हमको दे दीजिएगा। एग्जाम में पर्चियाँ ले जाकर कितने भी अच्छा रे सॉरी मास्टर साहब, ये देखिए कौन से मास्टर साहब है। और ढक्कन में ढक्कन हिंदी में दक्कन बोलते हैं, इंग्लिश और ढक्कन डेक्कन और ढक्कन दक्कन और दक्खन दक्खन जानता है? दक्खन उसमें कॉल आ दक्खन दक्कन दक्खन हाँ। और दक्खन में